अभी यूरिनरी ब्लैडर में हम एक टर्म देख लेते हैं, इनकॉन्टिनेंस। ठीक है ना, इनकॉन्टिनेंस क्या होता है? इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि यूरिन का मतलब यूरिन ऑटोमेटिक यूरिन पास होने लग जाता है। ठीक है ना, तो ये इनकॉन्टिनेंस होता है। तो ये दो तरह का इनकॉन्टिनेंस होता है, एक होता है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस और एक होता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। तो ये इसमें स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज रहते हैं और कई बार एग्जाम में भी आता है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस और अर्ज इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, तो आप सिंपल सा इसमें ये देख लो, ये देखो इस तरह से। ठीक है, ठीक है ना, ये कोन शेप्ड, एक तरह से कोन शेप्ड सोचो आप। जैसे ना कोई चीज हम कई बार बोतल में भरते हैं तो आपने देखा इस तरह का एक शेप का होता है। अब सपोज करो मान लो इस जगह को ब्लॉक कर दूं, इस जगह को ब्लॉक करने पे क्या होगा, यूरिन धीरे 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 इसमें इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, और फिर थोड़ी देर बाद इसमें ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, मतलब ये जब पूरा हो जाएगा तो इमीडिएट ये हल्का ड्रिबलिंग करने लग जाएगा। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। और ये किसके कारण हो रहा है, ये जो अल्फा 1 की जो एक्टिविटी है, इसकी टोन बढ़ जाती है, उसके कारण हो रहा है ये। ठीक है ना, इसको भी आगे डिटेल में देख लेंगे। तो यानी अल्फा 1 की एक्टिविटी होने से ये नैरो हो जाता है, तो इसका जो एग्जिट पॉइंट है यहाँ पे नैरो हो गया क्योंकि यहाँ टोन बढ़ गई, तो इसलिए ये ओवरफ्लो होता जाएगा। ओवरफ्लो होता जाएगा तो फिर क्या होगा, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि अर्ज नहीं आएगी उसको। ठीक है, उसमें कोई भी इसको सेंसेशंस नहीं आएंगे, और जब ओवरफ्लो हो जाएगा तो उसका यूरिन पास होने लग जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह का सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, इसमें डिट्रूसर का कोई रोल नहीं है, डिट्रूसर जो मसल्स है ना, इसमें उसका कोई रोल नहीं है। ओके, जबकि अर्ज इनकॉन्टिनेंस जो होता है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि जैसे ये जो डिट्रूसर मसल होती है, ठीक है, अब सपोज करो इसकी एक्टिविटी बढ़ जाए, डिट्रूसर मसल की एक्टिविटी बढ़ जाए। ठीक है, ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाए, मतलब कॉन्ट्रैक्शंस इसके बढ़ जाए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओवर एक्टिव ब्लैडर, ओवर एक्टिव ब्लैडर में क्या हो जाता है, डिट्रूसर की एक्टिविटी बढ़ जाती है, इसका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो उससे क्या हो जाएगा। तो जनरली क्या होता है कि हमें अर्ज कब आती है, अर्ज आती है कि एक फिक्स टाइम पॉइंट पे, जैसे कि यूरिन बढ़ता गया और लास्ट में इस जगह जब यूरिन थोड़ा सा इसमें एक्सपेंशन हो जाएगा ब्लैडर मसल्स में, तो ऑटोमेटिक वो बोलेगी डिट्रूसर को, भाई कि ठीक है आप कॉन्ट्रैक्ट करो, और आपको अर्ज होने लग जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डिट्रूसर, बिकॉज ऑफ डिट्रूसर इनस्टेबिलिटी है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिट्रूसर इनस्टेबिलिटी भी बोलते हैं इसी चीज को, क्योंकि डिट्रूसर जो मसल है वो इनस्टेबल है, तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट ही करती रहती है, इसीलिए इसको ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्या होता है, उसको बार बार उसको है ना अर्ज होने लग जाती है। ठीक है, थोड़ा सा ब्लड यूरिन आया, थोड़ा सा ब्लड भरा, सॉरी यूरिन भरा, और वापस से अर्ज हो जाने लग जाती है, तो इसको बोलते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस, तो अब आप दोनों चीजें देखो। तो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में क्या हुआ, यूरिनरी रिटेंशन हुआ, इसमें तो यूरिन रिटेंशन हुआ क्योंकि निकलेगा ही नहीं यूरिन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, यूरिन रिटेंशन। ये ये कब होता है, बीपीएच के अंदर, और इसके अंदर क्या देते हैं, अल्फा 1 ब्लॉकर। ठीक है ना, और अर्ज इनकॉन्टिनेंस जिसके अंदर ओवर एक्टिव ब्लैडर, ये किसके कारण होता है, ये मेनली डिट्रूसर की एक्टिविटी के कारण होता है। तो डिट्रूसर की एक्टिविटी किससे ज्यादा होती है, M3 रिसेप्टर के थ्रू ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो M3 रिसेप्टर के थ्रू ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हम यदि इस M3 को ब्लॉक कर दें, ठीक है ना, M3 को ब्लॉक कर दें, तो ऐसी ड्रग कौन सी होती है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो M3 ब्लॉकर ड्रग किसके अंदर होते हैं, अर्ज इनकॉन्टिनेंस में। ठीक है, या बीटा 3 रिलैक्सेंट, बीटा 3 रिसेप्टर रिलैक्सेशन करता है, तो बीटा 3 एगोनिस्ट भी दे देते हैं, मीरा बैकग्राउंड टाइप, तो वो अर्ज इनकॉन्टिनेंस में देते हैं। ठीक है ना, अब ये दो चीजें समझ में आ गई। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में, कि सपोज करो ये यहाँ पे ब्लॉक नहीं है। ठीक है, एक ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में एक टाइप होता है जिसके अंदर ये ब्लॉक नहीं है, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल है, बट डिट्रूसर एक्टिव ही नहीं है, तो क्या होगा, जब डिट्रूसर ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो यूरिन निकलेगा नहीं, तो भी ओवरफ्लो हो जाएगा। बात वही होगी ना, ब्लॉक नहीं है बट डिट्रूसर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो उसको अर्ज नहीं होगी, तो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। तो ऐसा किस कंडीशन में होता है जहां डिट्रूसर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करे, अटोनिक यूट्रस, अटोनिक यूरिनरी ब्लैडर। अटोनिक यूरिनरी ब्लैडर ये कब होता है, पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव कई बार अटोनिक यूरिनरी ब्लैडर हो जाता है, अटोनी हो जाती है, मतलब कि डिट्रूसर की टोन खत्म हो जाती है। ठीक है ना, तो टोन खत्म हो जाती है, तो आप टोन कैसे बढ़ाओगे उसकी, ठीक है, इसकी टोन कैसे बढ़ाओगे, तो इसमें आप क्या करोगे, M3 का एगोनिस्ट दे दोगे। तो M3 का एगोनिस्ट कौन सा होता है, बिथानेकॉल और नियोस्टिक। ठीक है, तो समराइज कैसे करूं कि ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होता है, ये
अल्फा 1 की एक्टिविटी से बढ़ जाता है तो यूरिन रिटेंशन हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर अल्फा 1 ब्लॉकर देते हैं। और ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस किसके कारण होता है? डिट्रूसर के एटोनी, डिट्रूसर के कॉन्ट्रैक्ट कम हो जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा के अभी हम ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस जो दूसरे टाइप का होता है उसके अंदर अटोनी यदि यूट्रस है तो आप उसको M3 एगोनिस्ट दे दो, ठीक है। और अर्ज इनकॉन्टिनेंस जिसके अंदर डिट्रूसर कॉन्ट्रैक्ट ही करता रहता है तो उसको बोलते हैं आप डिट्रूसर मसल ओवर एक्टिविटी, ओवर एक्टिव ब्लडर, डिट्रूसर इनस्टेबिलिटी और अर्ज इनकॉन्टिनेंस। इसके अंदर क्या देते हो आप? या तो एंटी मस्करिनिक M3 को ब्लॉक करवा दो या बीटा3 को एगोनिस्ट दे दो लाइक मीराबेग्रोन, ठीक है। अब डिटेल में हम नेक्स्ट देख रहे हैं अभी इसको, ओके ठीक है। इसमें ये देखते हैं कि कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ये दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, ओके। तो इसमें ये होती है, इसको बोलते हैं डिट्रूसर मसल। दिस इज डिट्रूसर मसल। और ये जो यहां पे होता है आपका, ये होता है आपका स्फिंक्टर। स्फिंक्टर होता है जिसको ट्राइगोन भी बोलते हैं, ट्राइगोन, ये स्फिंक्टर होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखो आप डिट्रूसर मसल पे रिसेप्टर्स जो होते हैं वो होता है एक तो M3 मस्करनिक का, ठीक है ना, और एक होता है आपका बीटा3। M3 बीटा3 एक्शंस अपोजिट होते हैं। अब M3 तो याद करो क्या करने वाला है, ये मस्कुलर रिसेप्टर है तो पैरासिम्पैथेटिक ऑलवेज स्टिमुलेटरी एट ऑल प्लेसेस। तो M3 का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो डिट्रूसर मसल का कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और बीटा3, बीटा ऑलवेज रिलैक्सेंट होता है तो बीटा3 हमेशा इसको रिलैक्स करता है। तो M3 हमेशा इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है और बीटा3 हमेशा इसको रिलैक्स करता है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, फॉर्मूले से पता लग रहा है, ठीक है ना। अब स्फिंक्टर जो ट्राइगोन होता है, ठीक है, इस पे क्या रिसेप्टर होता है? अल्फा 1 अल्फा का 1 टाइप और उसमें भी स्पेशली ए, ठीक है। अल्फा जो 1 है वो 3 में डिवाइड करते हैं, ए बी सी। तो उसमें जो ए होता है, ओके, ABCD तो होता है, ए होता है जो, वो मेनली ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, अल्फा 1A विच इज प्रेजेंट ऑन स्फिंक्टर, यूरिनरी स्फिंक्टर और ट्राइगोन बोलते हैं। और कहाँ पे होता है? यहाँ पे प्रोस्टेट होता है, ये प्रोस्टेट भी होता है। तो प्रोस्टेट के स्मूथ मसल सेल्स पे भी होता है ये प्रोस्टेट स्मूथ मसल सेल्स, यहाँ भी अल्फा 1 होता है, ठीक है। और यूरिथ्रा जो होती है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, ठीक है। आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए, अल्फा 1 की लोकेशन कहाँ है? स्फिंक्टर पे होता है, ठीक है। प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा पे होता है, जो यूरिथ्रा जो प्रोस्टेट के अराउंड होती है, एंड प्रोस्टेटिक स्मूथ मसल सेल्स में होता है अल्फा 1। और अल्फा क्या होता है? अल्फा इज स्टिमुलेटरी एट ऑल प्लेसेस एक्सेप्ट इंटेस्टाइन। तो आपको पता ही है इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसका कॉन्ट्रैक्शन होना है। इसका कॉन्ट्रैक्शन होने पे क्या होगा? हमेशा यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है ना। इसे कॉन्ट्रैक्शन होने पे क्या हो जाएगा? यूरिनरी रिटेंशन। ऐसे ही डिट्रूसर के कॉन्ट्रैक्ट होने पे क्या होगा? मस्करनिक क्या करता है? इंक्रीज मिक्चुरेशन। और ये जब रिलैक्स करेगा तो क्या करेगा? ये बीटा3 के रिलैक्स करने पे क्या हो जाएगा? अगेन यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। तो इसमें आप ये देखते हैं कि ये तो रिसेप्टर की बातें हुई, ठीक है। अब इसमें पैथोलॉजी, यूरिनरी ब्लडर की क्या पैथोलॉजी होती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आप ये देखो कि इसमें हम सबसे पहले देखते हैं ओवरफ्लो इनकंटीनेंस, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। ओवरफ्लो इनकंटीनेंस इट इज ए यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है, इट इज ए यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है। ये कब होता है ओवरफ्लो इनकंटीनेंस? इसमें क्या होता है कि यूरिन का रिटेंशन हो जाता है बिकॉज ऑफ अल्फा 1A की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। अल्फा 1A की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अल्फा 1A की एक्टिविटी इंक्रीज होने से क्या हो जाता है? प्रोस्टेट स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके कॉन्ट्रैक्शन होने से ये स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है, ठीक है। और ये इसकी टोन, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा की टोन,
स्मूथ मसल की टोन, इन सब की टोन बढ़ने से और स्फिंक्टर की टोन बढ़ने से यहाँ से ये यूरिन निकल नहीं पाता है, ठीक है, नैरो हो जाती है, ये एरिया नैरो हो जाता है। नैरो होने से क्या हो जाएगा, नैरो होने से क्या होगा, एक तो जो ये जो आपके मिक्सचरेशन आएगा वो क्या होगा कि एक तो उसका नैरोइंग ऑफ यूरिन हो जाएगा, ठीक है, नैरोइंग ऑफ फ्लो रेट, जो यूरिन की स्ट्रीम नैरोइंग हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या होगा, पूरा यूरिन निकल नहीं पाएगा तो यहाँ रेजिडुअल यूरिन हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा यूरिन हमेशा बचा रहेगा, ठीक है, और हल्का हल्का ड्रिबलिंग होता रहेगा, क्योंकि हमें रह गया थोड़ा सा, ड्रिबलिंग होता रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो 3 सिम्टम होते हैं कौन कौन से, नैरोइंग ऑफ फ्लो रेट, ठीक है, फ्लो रेट ऑफ स्ट्रीम, ये स्ट्रीम की फ्लो रेट नैरोइंग हो जाएगी, उससे रेजिडुअल यूरिन हो जाएगा, रेजिडुअल यूरिन, और इस रेजिडुअल यूरिन होने से क्या हो जाएगा, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, ठीक है ना। तो इस तरह से उसके ड्रिबलिंग होता रहेगा। तो इन जो सिम्टम्स होते हैं इन सिम्टम्स को बोलते हैं बॉयडिंग सिम्टम्स, ठीक है, बॉयडिंग सिम्टम। बॉयडिंग का मतलब कि यूरिन जो खाली होने में उसको दिक्कत आ रही है, ठीक है, बॉयडिंग सिम्टम्स होते हैं। और इन सब ये जो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई इसके कारण ये जो पैथोलॉजी हुई है इसको कहते हैं डायनेमिक कंपोनेंट, डायनेमिक कंपोनेंट ऑफ यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है ना, डायनेमिक कंपोनेंट ऑफ यूरिनरी रिटेंशन। अब ये ओवरफ्लो इंकॉन्टिनेंस होता का किसमें, ये होता है पेशेंट्स होते हैं, इनको बोलते हैं बीएचपी। बीएचपी मतलब बेनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट, बेनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट, इसको बीएचपी बोलते हैं, और कई जगह बीपीएच भी बोलते हैं, बेनाइन प्रोस्टेटिक ऑफ हाइपरप्लेजिया। तो ये जो डिजीज होती है ये जनरली एल्डरली पॉपुलेशंस में होती है, ठीक है ना, एल्डरली मेल में होती है, जिसके अंदर यूरिन रिटेंशन हो जाता है, ठीक है ना, और पेशेंट को कोई सेंसेशन नहीं आती। अभी अचानक क्योंकि रिटेंशन हो जाता है तो सेंसेशन नहीं आता, तो उसको ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अब इसकी एक पैथोलॉजी तो हमने ये बता दी कि एक तो ये होती है, ठीक है, इसमें अल्फा 1 की एक्टिविटी बढ़ जाती है। सेकंड इसमें क्या है, बिकॉज आप एज नाम से पता लग रहा है हाइपरट्रॉफी होती है, तो इसमें क्या हो जाता है कि प्रोलिफरेशन ऑफ प्रोस्टेट सेल्स, ठीक है, प्रोस्टेट सेल का प्रोलिफरेशन भी हो जाता है, हाइपरप्लेजिया हो जाता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या है, इसकी साइज बढ़ जाती है, तो प्रोस्टेट की साइज बढ़ जाती है तो वो क्या है, इस पे प्रेशर डालती है, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट होता है इसके कारण क्या होता है कि जो सिम्टम्स आते हैं वो जनरली कहते हैं इसको स्टैटिक कंपोनेंट, स्टैटिक कंपोनेंट ऑफ बीएचपी, ठीक है। ये स्टैटिक कंपोनेंट हो जाता है कि जनरली क्या है, केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, इसकी साइज बढ़ने के चक्कर में। तो इसकी साइज बढ़ने के चक्कर में जो सिम्टम्स आते हैं मेनली वो सिम्टम्स आते हैं आपके अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड नॉक्स्यूरिया। ये जो इस तरह के सिम्टम, अर्जेंसी, एकदम अचानक एकदम टॉयलेट, पहले कुछ नहीं हो रहा, अचानक एकदम टॉयलेट आएगा तो भागना पड़ेगा उसको, ठीक है, बार बार आएगा और रात में उठेगा, 2-4 बार उठेगा, ठीक है। तो ये जो स्टैटिक कंपोनेंट ऑफ बीएचपी बिकॉज ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ द प्रोस्टेटिक सेल, इसके कारण ये वाले सिम्टम्स आते हैं। और जो ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन जो हो रहा है और नैरोइंग ऑफ स्ट्रीम हो रहा है, ठीक है, एक बार में मतलब एक तरह से खुल के एक बार टॉयलेट नहीं आता है, तो ये किसके कारण हो रहा है, ये बॉयडिंग सिम्टम होते हैं, इट इज ड्यू टू डायनामिक कंपोनेंट ऑफ यूरिन रिटेंशन। तो ये मेनली किससे होता है, अल्फा 1 ये जो प्रेजेंट होता है उसकी टोन इंक्रीज हो जाती है प्रोस्टेटिक स्मूथ मसल के अंदर, ठीक है ना। तो अब मैं आपसे पूछूं बीएचपी का ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इस अल्फा 1 को ब्लॉक कर दो, ठीक है, अल्फा 1 को ब्लॉक कर दो। तो अल्फा 1 को ब्लॉक कर दिया जाए, पहला सिस्टम तो ये है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इसकी प्रोलिफरेशन को रोक दिया जाए, तो इसकी प्रोलिफरेशन को रोक दिया जाए, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अब इसका प्रोलिफरेशन किसके कारण होता है, इसके प्रोलिफरेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है, ये टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है, इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है 5-अल्फा रिडक्टेस, ठीक है। तो 5-अल्फा रिडक्टेस से टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ प्रोस्टेटिक सेल, ठीक है ना। तो प्रोस्टेटिक जो
ग्रोथ होती है, ये ग्रोथ, इस ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, क्योंकि ये ज्यादा मोस्ट पोटेंट होता है कंपेयर टू टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रो में और ये कन्वर्ट करता है। तो यदि मैं इस एंजाइम को इनहिबिट कर दूं, इस एंजाइम को यदि मैं इनहिबिट कर दूं, तो कौन सी ड्रग्स करती है? ये एंटी एंड्रोजेंस करती है, एंटी एंड्रोजेंस। ठीक है, तो एंटी एंड्रोजेंस है वो इसको इनहिबिट कर देंगे। ठीक है, तो इनमें कौन कौन सी ड्रग आती है? फिनास्टेराइड और ड्यूटास्टेराइड, फिनास्टेराइड और ड्यूटास्टेराइड। ठीक है ना, तो अभी इसी की बात कर लेते हैं, फिनास्टेराइड ड्यूटास्टेराइड। तो ये 5-अल्फा जो रिडक्टेज इनहिबिटर है, 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, ये दो तरह के टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है ना, टाइप जो 2 होता है, टाइप 2 ये मेनली प्रेजेंट होता है मेल यूरोजेनाइटल सिस्टम। टाइप 2 मेनली कहां पे होता है? मेल यूरोजेनाइटल सिस्टम, टाइप 2 आइसो एंजाइम। और टाइप 1 मेनली कहां पे होता है? हेयर फॉलिकल। इसको ध्यान से समझना आप, जो 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर टाइप 1 है वो हेयर फॉलिकल में होता है, और 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर टाइप 2 किसके अंदर होता है? मेल यूरोजेनाइटल सिस्टम में। तो फिनास्टेराइड मेनली किसको किसको इनहिबिट करती है? टाइप 2 को। तो ये स्पेसिफिक होती है इसके लिए, प्रोस्टेट के लिए। ठीक है ना, फिनास्टेराइड। ओके, और जो ड्यूटास्टेराइड होती है ये मेनली ये क्या करती है? दोनों को इनहिबिट करती है बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि फिनास्टेराइड मेनली टाइप 2 को और ड्यूटास्टेराइड टाइप 1 एंड टाइप 2 को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि फिनास्टेराइड एंड ड्यूटास्टेराइड बोथ कैन बी यूज्ड फॉर द बेनाइन हाइपरट्रोफी ऑफ प्रोस्टेट। ठीक है, दोनों बीएचपी के अंदर यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना, एंड जो ड्यूटास्टेराइड है ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस के अंदर भी यूज किया। जो गंजापन होता है, तो ये जो गंजापन होता है ये जनरली टेस्टोस्टेरोन के कारण ही होता है, तो उसके अंदर भी ड्यूटास्टेराइड को देते हैं, फिनास्टेराइड को भी दे सकते हैं। ठीक है, बट ड्यूटास्टेराइड ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है ना, ओके, तो ये वाला हो गया। तो इसमें दोनों ड्रग को हम फिनास्टेराइड दोनों को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, नाउ कम टू द अल्फा 1। तो अल्फा 1 में आप देखो, अल्फा 1 ब्लॉकर, इसमें आता है आपका प्राजोसिन। प्राजोसिन होता है, इसमें हम सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर यूज करते हैं। ठीक है, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर यूज करते हैं, जैसे प्राजोसिन है। तो प्राजोसिन क्या करता है? प्राजोसिन होता है 1:1, अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2। तो सेलेक्टिव अल्फा 1 यूज होने से क्या होता है कि देयर इज लेस चांसेस ऑफ रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। ठीक है, देयर इज लेस चांसेस ऑफ रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, क्योंकि अल्फा 2 को ब्लॉक नहीं कर रहा है, तो देयर इज लेस चांसेस ऑफ रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। ठीक है ना, और प्राजोसिन जनरली यूज करते हैं हम लोग हाइपरटेंशन में। ठीक है ना, ठीक है, अब हाइपरटेंशन किसके होता है? एल्डरली पॉपुलेशन के होता है। तो यदि कोई पेशेंट है एल्डरली पॉपुलेशन जो जिसकी प्रॉब्लम बीपीएच भी है उसको, ठीक है, और विद हाइपरटेंशन है, तो प्राजोसिन उसकी ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव भी ड्रग है और साथ में बीपीएच भी हो गया उसको, तो प्राजोसिन इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दिस। ठीक है ना, ओके। और अब मान लो केवल बीपीएच है, मान लो उसको केवल बीपीएच है, हाइपरटेंशन उसको नहीं है, तो क्या दोगे? तो हम ट्राई करेंगे सेलेक्टिव अल्फा 1A ब्लॉकर दे। तो सेलेक्टिव अल्फा 1A ब्लॉकर कौन सी है हमारे पास ड्रग? टेम्सुलोसिन। ये एक ड्रग है जिसकी एक्टिविटी लगभग 7 to 38 फोल्ड मोर होती है अल्फा 1A पे कंपेयर टू अल्फा 1B। तो मैंने आपको बताया था अल्फा 1A B C D होता है, तो अल्फा 1A और 1B काम के हैं आपके। तो अल्फा 1A ये तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के अंदर होता है जो आपकी बीपीएच की पैथोलॉजी के अंदर है, और अल्फा 1B किस पे होता है? ब्लड वेसल्स पे। ठीक है, अब ये मेनली किसको इनहिबिट कर रहा है? अल्फा 1A। ठीक है, तो जब ये अल्फा 1A को ज्यादा ब्लॉक कर रहा है तो जो ब्लड वेसल्स के कारण जो साइड इफेक्ट है वो नहीं आएंगे इसके। ठीक है, तो इसलिए टेम्सुलोसिन इज ऑलवेज प्रिफर्ड फॉर द पर्सन हु हैज ओनली बीपीएच। ठीक है, और जिनके दोनों बीमारियां हैं, हाइपरटेंशन भी है बीपीएच भी, तो हम उनको जनरली कौन सी देते हैं? प्राजोसिन वाली ड्रग प्रीफर करते हैं। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है आपको? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, तो इसमें आपको क्लासिफिकेशन में एक चीज याद रखनी है कि जो सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर की बात करेंगे तो उसमें प्राजोसिन
टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, एल्फ्यूजोसिन, टेम्सिलोसिन और सिलोडोसिन। ठीक है, तो नीचे की जो 3 दवाएं ये सेलेक्टिव अल्फा 1A होती हैं। जब सेलेक्टिव अल्फा 1A है तो जनरली इनको केवल बीपीएस में यूज करते हैं। ठीक है ना, और जो ऊपर की तीनों ये सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर है। ठीक है ना, सेलेक्टिव अल्फा 1 है तो इनको जनरली क्या है, हम हाइपरटेंशन प्लस बीपीएस दोनों में यूज करते हैं। ठीक है, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन को हाइपरटेंशन प्लस बीपीएस में यूज करते हैं और एल्फ्यूजोसिन, टेम्सिलोसिन, सिलोडोसिन को केवल आप बीपीएस में यूज करते हैं। ठीक है ना, ये बात क्लियर है आपको। अब इसके बाद इनमें 2 मेनली देख लेते हैं कि अब इन दोनों में क्या है। तो इन दोनों में आपको मैंने पहले सिंपल सा बता दिया कि प्राजोसिन किस पे इफेक्ट डालता है, मेनली वो बॉयडिंग सिम्टम्स को करता है। ठीक है ना, डायनामिक कंपोनेंट ऑफ यूरिन रिटेंशन है उस पर इनोवेट करता है। वेयर एज जो एंटी एंड्रोजन फिनास्टेराइड है ये मेनली किस पे इफेक्ट करता है, स्टैटिक कंपोनेंट पे। ठीक है, अब आपसे कोई कहे बीपीएच की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो ड्रग ऑफ चॉइस ऑलवेज अल्फा 1A ब्लॉकर। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका इफेक्ट फास्ट आता है। इसका इफेक्ट आप देखोगे कि इनका इफेक्ट आपका 2 से 3 वीक के अंदर आ जाता है। ठीक है ना, जबकि इनका इफेक्ट 6 मंथ लेते हैं। जो ये फिनास्टेराइड वाली ड्रग है इनका इफेक्ट 6 मंथ के लगभग आता है और इनका इफेक्ट 2 से 2 वीक के अंदर आ जाता है। ठीक है ना, तो फास्ट एक्शन होता है और इनका जो डायनामिक कंपोनेंट को जो ब्लॉक करता है तो उससे ज्यादा इफेक्टिव आता है। ठीक है ना, अच्छा इसके बाद क्या होता है, आप इनको दोनों को कंबाइंड भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि अल्फा 1A जो ब्लॉकर है वो केवल अल्फा 1 का काम कर रहा है। प्रोस्टेट की साइज पे कोई मतलब पैथोलॉजी पे कोई फर्क नहीं है उसका, केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है अल्फा 1A पे। ठीक है, तो इसीलिए आपको प्राजोसिन के साथ फिनास्टेराइड कॉन्करेंट आपको ट्रीटमेंट दोनों का देना ही पड़ता है क्योंकि फिनास्टेराइड क्या करेगा, उसकी साइज को कम करेगा और प्राजोसिन अल्फा 1A को ब्लॉक करेगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये ओवरफ्लो इनकंटीनेंस ड्यू टू द बीपीएच। ठीक है, और इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी सेकंड है आपका जो ओवर एक्टिव ब्लैडर। सेकंड जो पैथोलॉजी है वो है ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओवर एक्टिव ब्लैडर क्या होता है, ओवर एक्टिव ब्लैडर किससे होगा, वो डिट्रूसर की एक तरह से डिट्रूसर मसल है उसकी ओवर एक्टिविटी से होगा। ठीक है ना, जिसको डिट्रूसर मसल की ओवर एक्टिविटी, ठीक है ना, या इसको बोल सकते हैं इनस्टेबिलिटी, डिट्रूसर इनस्टेबिलिटी, और इसको बोलते हैं अर्ज इनकंटीनेंस, अर्ज इनकंटीनेंस। अब डिट्रूसर की एक्टिविटी ज्यादा होगी। अब ज्यादा किससे होती है आपको पता ही है, ज्यादा एक्टिविटी किससे होगी, अभी मैंने आपको बताया भी था आपको। ओवर एक्टिविटी किससे ज्यादा होगी, यदि M3 की एक्टिविटी बढ़ जाए। ठीक है ना, ओके। तो हम कौन सी ड्रग देंगे इसमें, इसकी एक्टिविटी को कम करने के लिए क्या करोगे आप, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दोगे आप। जो वैसा ही को सिलेक्टिव एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है वो क्या M3 की एक्टिविटी कम कर देंगे डिट्रूसर में, तो इसमें रिलीफ मिल जाएगा। या बीटा-3 एगोनिस्ट दे दो, वो रिलैक्स कर देगी। ठीक है ना, बीटा-3 एगोनिस्ट दे दोगे तो वो रिलैक्स कर देगी। ठीक है ना, तो 2 तरह की ड्रग हो गई आप किसके लिए, अर्ज इनकंटीनेंस। अर्ज इनकंटीनेंस का मतलब क्या है, तो इसमें ओवर एक्टिव ब्लैडर में क्या हो रहा है कि जनरली क्या होता है कि एक यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एक लेवल तक जब यूरिन आ जाता है तो हम लोगों को इच्छा हो जाती है कि भाई यूरिन अब जाना चाहिए हमें, ठीक है, यूरिन पास करना चाहिए, अर्ज होती है जो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि वो उस लेवल तक आएगा नहीं, इतने में ही आपको बार बार अर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अर्ज इनकंटीनेंस। तो अर्ज मतलब हुआ और उसको फिर उससे उसका यूरिन हो गया, तो ये बिकॉज ऑफ डिट्रूसर मसल ओवर एक्टिविटी। ठीक है ना, तो उसके अंदर जो सबसे पहले जो ड्रग देंगे हम वो देंगे बेसाइको सेलेक्टिव एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, जिसकी हमने ट्रिक है SO सॉफ्ट। ठीक है ना, ब्लैडर, सॉफ्ट सोलिफेनासिन, ऑक्सीब्यूटिनिन, फ्लेवोजेट, टोल्टेरोडीन और डेरिफेनासिन। ठीक है ना, ये तो मेनली किसको करेंगे, ये M3 को ब्लॉक करेंगे। ठीक है, और बीटा-3 एगोनिस्ट ड्रग है उसका नाम है मीरापेक्रोन। ये लेटेस्ट ड्रग अभी आई है मीरापेक्रोन। ठीक है, ये बीटा-3 को रिलैक्स करके ये एक तरह से इसके अंदर
आपको ट्रीटमेंट में हम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी, ओके। अब इसमें क्या है, खास बात क्या है कि ये जो डेरिफेनासिन है, सोलिफेनासिन, डेरिफेनासिन, ठीक है, और टोल्टेरोडिन, ये सेलेक्टिव M3 एंटागोनिस्ट है, सेलेक्टिव M3 एंटागोनिस्ट है। तो इससे फायदा क्या सेलेक्टिव M3 एंटागोनिस्ट से, इसके ये फायदा है कि इससे क्या है, ड्राई माउथ कम चांसेस हैं, और भी एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट उसके चांसेस कम होते हैं। तो हमेशा यही ड्रग प्रीफर की जाती है, डेरिफेनासिन वाली ड्रग, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो हमने बताई थी आपको, मैंने पैरासिम्पैथोमाइमेटिक में भी बताई थी कि यदि ब्लडर अटोनिक हो जाए, तो ब्लडर अटोनिक ब्लडर क्या होता है, जिसकी टोन कम हो जाए, ठीक है ना, तो पोस्ट ऑपरेटिव यूरिन रिटेंशन भी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर हम देते हैं ड्रग बिथानेकॉल। ये क्या करती है, ये M3 की एक्टिविटी को बढ़ा देती है, ठीक है, बढ़ाने के बाद वो जो यूरिन रिटेंशन को रोक देती है, ठीक है ना। तो ये वाली कौन सी ड्रग है, बिथानेकॉल, और जो मैंने आपको बिथानेकॉल बताई थी और एक आपको बताई थी नियोस्टिक, ठीक है ना। ये ड्रग हम एटर्नल ब्लड के अंदर दे सकते हैं। दिस इज ऑल ओवर ऑल, थैंक यू।